हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दिनेश ओझा है और मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिवगंज में से फिजिक्स लेक्चरर अपॉइंटेड हूँ। तो आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी। चैप्टर नंबर 11 किरण प्रकाशिकी। तो सबसे पहले जैसे नाम से ही अपने को लग रहा है जैसे प्रकाशिकी, तो प्रकाशिकी क्या होती है? प्रकाशिकी ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम प्रकाश और उससे संबंधित घटनाएं हैं, जैसे है अपवर्तन, परावर्तन, इनका अध्ययन करते हैं। तो पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश तथा इससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रकाशिकी कहलाती है। ठीक है, तो इस परिभाषा में दो शब्द बहुत ही मेन है, एक तो है प्रकाश और एक है उससे संबंधित घटनाएं। ठीक है, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि इससे संबंधित घटनाएं कौन सी, जैसे हो गया परावर्तन और अपवर्तन, इसके बारे में आप कई बार पढ़ चुके होंगे। इसके अलावा भी कुछ घटनाएं हैं और शायद इनके बारे में आप पहली बार पढ़ो और कुछ बच्चे पढ़ भी चुके होंगे, जैसे हो गया व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। ठीक है, तो इनसे संबंधित घटनाएं एक बार मैं लिख देता हूं यहां पर। परावर्तन, अपवर्तन, जिनसे हम परिचित हैं, इनके अलावा जो घटनाएं हैं वो है व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। तो इस अध्याय में हम जिन घटनाओं का अध्ययन करेंगे वो है परावर्तन और अपवर्तन। बाकी की जो अन्य घटनाएं हैं जैसे व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, इनका अध्ययन हम इसके अगले चैप्टर नंबर 12 तरंग प्रकाशिकी में करेंगे। ठीक है, तो अब हम इस अध्याय में जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रकाश और उससे संबंधित घटनाएं। तो सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे और तो हम प्रकाश की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश, जैसे छोटी क्लास में हम पढ़ते हैं कि प्रकाश क्या होता है, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम देखने में सक्षम हो जाते हैं। तो अब हम 11th-12th में जो है ये परिभाषा का प्रयोग नहीं करके थोड़ी सी एडवांस परिभाषा सीखेंगे। तो प्रकाश की एडवांस परिभाषा है कि विद्युत चुंबकीय, वीचु यानी कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश कहलाता है। परिभाषा बहुत इजी है।
कि ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक भाग होता है, एक पार्ट होता है, और इस पार्ट के द्वारा हम देख सकते हैं। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये एक तरंगों का समूह है, यानी कि वेवलेंथ का ग्रुप है। तो उस ग्रुप में बहुत सारे वेवलेंथ है, और उस वेवलेंथ का एक स्पेसिफिक पार्ट है, वो है प्रकाश, और उस प्रकाश के द्वारा हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रकाश। ओके, अब हम प्रकाशिकी के भागों के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाशिकी, जैसे अभी हमने पढ़ा कि हम किरण प्रकाशिकी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रकाशिकी को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है किरण प्रकाशिकी, और दूसरा इसका जो रूप है वो है तरंग प्रकाशिकी। दोनों ही प्रकाशिकी है, यानी कि दोनों में ही हम प्रकाश और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर क्या है? दोनों ही प्रकाशिकी है, दोनों में प्रकाश और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो इसमें अंतर क्या है? अंतर यह है कि किरण प्रकाशिकी में जो वस्तुएं होती हैं, जिनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, वो उनका आकार जो होता है वो प्रकाश की वेवलेंथ की तुलना में, उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है आकार। और यहाँ पर जो आकार है वो जो है वो प्रकाश की जो तरंग होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, उसके कोटि का होता है। ठीक है, तो इसमें जिन ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे वो है दर्पण यानी मिरर, ठीक है, इसके अलावा लेंस, प्रिज्म, एटसेट्रा। और इसमें जो वस्तुएं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जैसे यंग डबल स्लिट, ठीक है, तो बस दोनों में अंतर है। यहां पर जो वस्तुएं होगी वो उनका आकार जो होगा वो बहुत बड़ा होगा प्रकाश के वेवलेंथ के कंपैरिजन में, और यहाँ पर जो वस्तुएं होगी, जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनका आकार कंपेरेबल टू वेवलेंथ होगा। ठीक है, तो यही दोनों में अंतर है। अब हम जो अपना मेन चैप्टर है वो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किरण क्या होती है। जैसे हम किरण प्रकाशिकी पढ़ रहे हैं, तो उसमें पहला नाम है किरण, तो इसके बारे में पढ़ेंगे किरण क्या होती है। ठीक है, तो किरण की जो परिभाषा होती है, प्रकाश सीधे पथ में गमन करता है। प्रकाश का सीधा पथ किरण कहलाता है। प्रकाश जो है वो हमेशा एक सीधे पथ में गमन करेगा। जैसे आपने देखा होगा घरों में कुछ छत पर कुछ छिद्र होता है, तो उसमें से जो सनलाइट आती है वो एक बीम के ऐसे बीम घर के अंदर आती है, और हम जब छोटे होते हैं तो उससे खेलते भी हैं, जैसे उसमें धूल के कण इधर उधर जा रहे होते हैं, तो इस तरह से आपने देखा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं कि प्रकाश जो है वो सीधे पथ में गमन करता है। तो प्रकाश का ये सीधा पथ क्या कहलाएगा? किरण। तो किरण को हम इस टाइप से दर्शाएंगे। ठीक है, तो ये
किरण हो गया। नेक्स्ट है किरण पुंज। किरण पुंज यानी बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो किरण पुंज होता है कि प्रकाश किरणों का जो समूह होता है वो किरण पुंज बनाता है। ठीक है, बहुत सारी समांतर प्रकाश किरणें हैं, वो मिलके क्या बनाएगी? किरण पुंज। प्रकाश किरणों का समूह किरण पुंज कहलाता है। तो इस प्रकार बहुत सारे किरणें समांतर रूप से इकट्ठी होगी तो किरण पुंज बनाएंगे। इस प्रकार हम किरण पुंज बना सकते। किरण पुंज। ठीक है, ओके। तो अभी हमने प्रकाश के बारे में पढ़ लिया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले प्रकाश और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो प्रकाश के बारे में तो अध्ययन किया, अब उससे संबंधित जो पहली घटना है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। और सबसे पहली घटना जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं उससे आप पहले से ही परिचित हैं, वो है परावर्तन। परावर्तन इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन। परावर्तन किसे कहते हैं? ठीक है, इसमें क्या होता है, एक प्रकाश की किरण दो माध्यमों की जो परिसीमा जो इंटरफेस होता है उसके ऊपर आपतित होकर के पुनः पहले माध्यम में लौट जाती है। तो ये जो घटना होती है उसे परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, प्रकाश किरण का दो माध्यमों की परिसीमा यानी कि इंटरफेस परिसीमा से टकराकर पुनः प्रथम माध्यम में लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, चित्र बना देते हैं। मान लो ये जो है वो परिसीमा है, यानी कि दो माध्यमों के बीच जो इंटरफेस है वो है। ठीक है, यहां पर अपना फर्स्ट मीडियम पहला माध्यम और यहां पर है सेकेंड मीडियम दूसरा माध्यम। ठीक है, और ये दोनों के बीच जो बाउंड्री है परिसीमा है वो है। अब यहां से एक किरण परिसीमा पर आपतित होती है तो ये यहां परिसीमा पर टकरा करके दोबारा पहले माध्यम में लौट जाएगी। तो ये जो घटना घटित होगी, इसी घटना को हम लौट जाने की जो घटना है उसी को हम क्या कहते हैं? परावर्तन। ये किरण होती है आपतित किरण और ये किरण होती है परावर्तित किरण। और ये जो लंब है, ठीक है, उसे कहते हैं अभिलंब। तो इस प्रकार ये परावर्तन की परिभाषा कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे वो है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, वैसे इन नियमों को मैं लिखाऊंगा नहीं, सिर्फ समझाऊंगा, क्योंकि ये
इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये 9-10 के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन 11-12 के लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैं सिर्फ आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि परावर्तन के नियम होते क्या है। ठीक है, तो पहला जो नियम है परावर्तन के नियम, इसमें जो पहला नियम है वो आपको वैसे पता ही होगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। हमेशा, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपतन कोण इज ऑलवेज इक्वल टू, ठीक है, इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और ऑलवेज हमेशा बराबर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब अपना सरफेस है वो फ्लैट हो तब तो बराबर होगा, और जब फ्लैट नहीं है, कर्व है, कर्व्ड सरफेस है तो बराबर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो इसको हम इस टाइप से समझ सकते हैं। मान लो हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर है, तो यहां पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। इसको इस टाइप से समझ सकते हैं। ये मान लो सेंटर है स्फीयर का, तो सेंटर से एक लाइन खींचते हैं, तो ये जो लाइन होगी जो सेंटर से जा रही है वो यहाँ इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पर अगर एक रे इंसिडेंस होती है तो वो इस टाइप से एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हुई रिफ्लेक्ट होगी। और अगर ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, और इस पॉइंट पे अगर रे इस टाइप से इंसिडेंट होगी तो वो इस टाइप से रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो फर्स्ट लॉ हमेशा फॉलो होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और जो सेकेंड लॉ है वो भी शायद आपको पता होगा कि जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं। ठीक है, जो आपतित किरण होगी और जो परावर्तित किरण होगी और जो अभिलंब होगा वो तीनों का तल एक ही होगा। ये अपना सेकेंड लॉ है। ओके, देखो तीनों का जो तल है वो बोर्ड का तल है। जो बोर्ड है तीनों बोर्ड पे ही आ रही है, तो तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब का तल बोर्ड का तल। हमारा जो अगला टॉपिक है हमारा अगला टॉपिक है जो दर्पण होता है उससे इमेज कैसे निर्माण होती है, उससे जो प्रतिबिंब है वो कैसे निर्मित होता है। तो ये टॉपिक करके अपन आज का लेक्चर खत्म करेंगे। तो पहले ये टॉपिक पूरा कर लेते हैं। ठीक है, सो हम दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें भी दो कंडीशन होगी, एक होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक होता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब बिंदु वस्तु और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब जो है विस्तृत वस्तु। तो पहला लेंगे, ठीक है, दर्पण द्वारा बिंदु वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण। तो मान लो ये हमारा दर्पण है यानी कि मिरर है। इस साइड, ये साइड जो है वो सिल्वर्ड है यानी कि चांदी से लेपित है, और ये है परावर्तित सतह यानी कि ये परावर्तन करने वाली सतह है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये अपना ऑब्जेक्ट है। अब इसकी इमेज बनानी है। ठीक है, तो इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इमेज वस्तु में दिखती क्यों है, इमेज कहाँ पर बनती है। तो जहां दो या दो से ज्यादा आपतित किरणें मिलती हैं
वहां पे क्या बनता है, वहां पे वस्तु दिखेगी। और जहां दो या दो से ज्यादा, ठीक है, परावर्तित किरणें आपस में मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, वहां बनेगा अपना इमेज, यानी कि उसका प्रतिबिंब। ठीक है, तो हम दो आपतित किरणें बनाएंगे। एक ये किरण आपतित हो रही है, तो ये इस टाइप से क्या हो जाएगी, परावर्तित होगी। दूसरी ये किरण आपतित हो रही है, तो ये इस प्रकार से क्या होगी, परावर्तित होगी। ठीक है, तो ये देखो दो आपतित किरणें मिल रही है वस्तु पर, तो इधर वस्तु देखेगी और यहाँ पर ये परावर्तित हो रही है ये किरण, और ये किरण भी परावर्तित हो रही है। क्या ये दोनों किरणें आपस में मिल पाएगी? ये दोनों किरणें आपस में मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। ये दोनों जैसे जैसे आगे जाएगी एक दूसरे से दूर होती जाएगी। ठीक है ना, तो अब हम इसको एक्सटेंड करते हैं, मिलाने के लिए इसको एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, और इसको भी एक्सटेंड करो। तो यहाँ पे दोनों कट कर रही है, तो इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ओके, ये इमेज बनेगा। ओके, तो इस प्रकार ये पॉइंट ऑब्जेक्ट इस टाइप से इमेज बनेगी। ओके, और इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं और देखिए ये ऑब्जेक्ट इस परपेंडिकुलर पे, इस मिरर से जितना आगे है उतना ही इस परपेंडिकुलर पे इमेज को उतना ही मिरर के पीछे बना देते हैं। तो इतना आगे है तो इतना ही यहाँ पे बनेगा पीछे, तो यहाँ बनेगी अपनी इमेज। ये बहुत ही इजी तरीका है। अपने को क्या करना है, ऑब्जेक्ट से मिरर पे एक परपेंडिकुलर डालना है और उस परपेंडिकुलर पे जितना ऑब्जेक्ट आगे है उतना ही पीछे परपेंडिकुलर पे अपनी इमेज बन जाएगी। ठीक है, और इमेज यहाँ पे बनेगी, प्रूफ भी हो सकता है। देखिए ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, दोनों को मिला तो वहीं पे मिल रही है जहां पे ऑब्जेक्ट है। ओके, तो इस प्रकार से हमने एक इजी तरीका ढूंढ लिया कि आपको क्या करना है, जितना इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के आगे है उतना ही उसके परपेंडिकुलर पे उतना ही पीछे उसकी इमेज बनेगी। अब सेकेंड केस है, वो है दर्पण द्वारा वस्तु के, ठीक है, बिंदु वस्तु नहीं विस्तृत वस्तु। सेकेंड केस में कौन सी वस्तु होगी, विस्तृत, एक्सटेंडेड। ठीक है, तो मान लो ये है मिरर और ये है अपनी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ए बी। ओके, अब इसकी इमेज फॉर्म करनी है, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो जैसा हमने अभी देखा, एक शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं। इस पॉइंट की इमेज कहाँ बनेगी, तो सीधी सी बात है, अपने को यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालना है और जितना आगे पॉइंट ए है उतना ही नीचे इसका इमेज यहाँ पे बनाना है। सिमिलरली पॉइंट बी का भी बनाएंगे। पॉइंट बी यहाँ पर है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, जितना आगे पॉइंट ए है उतना ही पीछे उसका इमेज बनेगा। इन दोनों पॉइंट को मिला दो, इस टाइप से अपना क्या बनेगा, इस टाइप से अपना क्या बनेगा, इमेज बनेगा ए डैश बी डैश। ठीक है, अब प्रूव करना है कि ये इमेज है, तो सिंपली ये लो, इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये इंसिडेंट रे, ठीक है, तब एंगल जो 90 डिग्री पे जो इंसिडेंट रे है वो दोबारा लौट जाता है। अब इनको एक्सटेंड करो और देखो कहाँ पे मिलेगी। इसको एक्सटेंड करो, ये हो गया, इसको एक्सटेंड करो, तो देखो ये दोनों पॉइंट ए पे मिल गई। सिमिलरली यहाँ पे ये इंसिडेंट हो रही है अगर, तो इस प्रकार ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, और इस
और ये रिफ्लेक्टेड रे, और इसको एक्सटेंड करो, ये पॉइंट बी पर कट करेगी, इसका पॉइंट ये बी का इमेज बीच पे मिल गया, इसका ये प्रूव हो गया कि इसी टाइप का हम इमेज बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।